जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट में जो हिंदी साहित्य का सवाल पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में। फर्स्ट पेपर के एनालिसिस के बाद सेकंड पेपर प्रथम शिफ्ट में जो हिंदी साहित्य का सवाल पूछा गया था उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे देखने का दो तीन फायदा होगा आपको। एक तो आप क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाएंगे, नहीं आते हुए भी सीख जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप आगे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप पूरा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं साहित्य का तो फिर आपसे कैसे आसानी से सवाल बन जाएगी। दोस्तों, बार बार असफल होने से अच्छा है, मुझे लगता है कि एक बार मेहनत करके सफल हो जाया जाए। मेरी यही रणनीति है। पूरे भारत का पहला ये कोचिंग सेंटर है जो आपको स्टाम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देती है और मन भर फ्री क्लास देती है। आप क्लास लेकर देख सकते हो। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे पूरी वीडियो के साथ ही। पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना। दोस्तों, जो मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी साहित्य का सवाल पूछा गया था उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला ही सवाल था जैसा स्क्रीन पर है, इसको लेंगे। कहता है प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाज की मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन और बढ़ेगी। उपयुक्त मंतव्य किस विचारक का है? ये बड़ा इजी सा सवाल था कि प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूंकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य जो है दूरियां कम नहीं होगी। ये दोस्तों, ये सवाल जो पूछा है उत्तर आधुनिकतावाद का सवाल है, पोस्ट मॉडर्निज्म का सवाल है। और ये लाइन है लियोतार्द का, जो पहला ही लाइन है लियोतार्द का, जिनका बुक था द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। इन्होंने जो उत्तर आधुनिकतावाद को ये महावृतांत के विरुद्ध बताया था और इसी में इन्होंने ये बात कही थी कि विकसित और विकासशील समाजों के मध्य कभी दूरी कम नहीं होगी बल्कि वो दूरी बढ़ेगी। क्यों दूरी बढ़ेगी? जो अमीर है वो और अमीर होते चले जाएंगे और गरीब है वो गरीब होते चले जाएंगे, जैसा कि आज के समाज में आप देखते हो। तो पहला का आंसर ए होने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं, जिस नोट्स में सारे दिया गया है। नेक्स्ट बहुत इजी सवाल पूछा था जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निम्न कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी के रूप में माना है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को जो है मार्मिकता की दृष्टि से एक भाव प्रधान कहानी के रूप में माना है। तो दोस्तों, इसमें से जो दिया गया है, एक तो इंदुमती होगा ही किशोरी लाल गोस्वामी का। ये तो सब में ऑप्शन है, अगर ऑप्शन के अनुसार चलोगे भी तो ए को लेकर के आपको चलना होगा। दूसरा दुलाई वाली होगा ही, बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली, तो सी होगा। ए के बाद जो है हमारा सी होना ही होना है। ठीक है। खुद अपने कहानी को इन्होंने नहीं कहा। अपने 11 वर्ष का समय कहानी खुद शुक्ल जी की कहानी है, उन्होंने मार्मिकता की बात नहीं की इसमें। तो फिर अंतिम डी हो जाएगा पंडित और पंडितानी। तो हमारा आंसर हो जाता ए, सी और ई। अब ए सी और सॉरी ए सी और ई, ए सी और ई क्या हो जाता है? ए सी और ई। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइन बहुत पद्मावत का लाइन है दोस्तों, बहुत फेमस लाइन है। मानस प्रेम भयहु बैकुंठी, नाही तो काछ छार एक मुट्ठी। ये पद्मावत का कथन पूछा है किसके द्वारा कहा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। और पद्मावत में जो खास करके आपको पता है, पद्मावती इसके जो नायिका है, रत्नसेन नायक है। जब अलाउद्दीन का चित्तौड़ पे आक्रमण होता है
तो पद्मावती और जो नागमती और वहां की जो महिला है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर व्रत कर लेती है। तो इसी संदर्भ में जो अलाउद्दीन है जब पहुंचता है तो उनको कुछ नहीं बचता है, बस एक राख बचता है। इसी राख को देख करके हीरामन शुक, हीरामन तोता, क्योंकि तोता गुरु का प्रतीक है, इसीलिए हीरामन तोता ही कहता है मानस प्रेम भयहु बैकुंठी, नहीं तो काच छार एक मुठी। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में सारे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इजी भी क्वेश्चन था निराला जी की, अगर आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ा होगा तो वहां से ये सवाल उठाया है कि राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मतलब क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा की क्या विशेषताएं हैं। तो अब ऐसे सवालों को हम किस तरह आंसर तक पहुंचेंगे, इसी की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला कहता है इसका मूल स्रोत कृतिवाशा का बंगला रामायण है, बिल्कुल सही है। अब देखो ये तीन में है, मतलब इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। दूसरा, शक्ति पूजा के प्रसंग में राम की पराजय का कहीं उल्लेख नहीं है, बिल्कुल गलत है। अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए, ये भी गलत है कि कह रहा अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, सिर्फ आया अन्याय जिधर है उधर शक्ति, लेकिन होना नहीं चाहिए। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद निरंतर चलता रहता, बिल्कुल सही है कि जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो पूरी कविता में जो है अंधकार का द्वंद जो है ये चलते रहता है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती, बिल्कुल सही है। जो हमारा सही हो जाएगा पहला डी और ई, पहला दूसरा आंसर होगा कि मतलब कि यहाँ निराशा से शुरुआत करके, यानी कि जो निराला जी के शुरुआत से जीवन में जो निराशा रही है, जो राम की शक्ति पूजा में जो राम का दर्द है, कहीं ना कहीं निराला का दर्द है। जब पूरे आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो एक एक बात आपको समझ आ जाएगी, वो भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मॉर्निंग शिफ्ट में कि अब देखो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम, जिस पर फिल्म भी बना है, जिसकी चर्चा हमने क्लास में किया था। यह हीरामन और हीराबाई को लेकर के जो गांव की कहानी, एक आंचलिक कहानी है ये। तो इन आंचलिक कहानी को जगह का क्रम दे दिया है यहाँ। हमने क्लास में भी कहा था कौन जगह कहानी में पहले आया है और कौन जगह बाद में आया है, इसका क्रम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ कौन आएगा, तो आपको पता है सबसे पहले चंपानगर का जिक्र आता है। सबसे पहले किसका जिक्र, बैलगाड़ी से रास्ते में सबसे पहले चंपानगर आता है। तो इन्हीं दोनों में से आंसर कोई भी हो सकता है, इन्हीं दोनों में से क्या होगा, कोई भी आंसर होगा। फिर चंपा अंतिम याद रखिएगा कि अंतिम जो आता है वो फारबिसगंज का आता है, क्योंकि फारबिसगंज ही उन्हें पहुंचना होता है। तो अंतिम जिक्र किसका है, फारबिसगंज का है। तो मतलब कि बी ये होगा और अंतिम में ये होगा, बी और ये, यही आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो ये हमें फारबिसगंज लास्ट में पता है चंपानगर से शुरू हो रहा है, उसके बाद तेगछिया आता है, तेगछिया के बाद ननकपुर आता है और सीताधर बाद में आता है, और लास्ट में आपको फारबिसगंज आता है। तो ये जब कहानी पढ़ेंगे, कहानी के मर्म में जाएंगे, ऐसे सवाल आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बाणभट्ट की आत्मकथा से। ये सवाल दोस्तों, अधिकतर सवाल जो बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, इसमें हर्षकालीन समाज को लिया गया है। 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन का दौर चल रहा था, तो उसी राजा हर्षवर्धन के दौर को इन्होंने इसमें लिया है।
तो अब जो है देखो, अब चार ऑप्शन दिया गया है इसमें। तो पहला कहता है कि बिहार से जब मैं बाहर निकला तो बीती नहीं, यद्यपि यहां से शुरू होता है, यद्यपि बानभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह वास्तविक नाम नहीं है, पहले ये आता है। तो या तो आंसर ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर फिर हो जाएगा, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतारते उतारते मनुष्य को अपने पास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। ई हो जाएगा, आंसर आ गया। इस तरह से अब देखो, ये तभी बनेगा जब आप बुक पढ़े रहोगे। तो बुक पढ़ना, टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास में भी मैं एनालिसिस करता हूँ और साथ ही साथ कहता हूँ बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य क्वेश्चन से भी आपको बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ कहता है झुनिया, ये कहाँ है, गोदान से है। दोस्तों गोदान पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है। उपन्यास हर साल प्रेमचंद्र के गोदान से सवाल पूछता ही पूछता है। पूछा है, झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी किसके हाथ अपने घर के को 80 रुपये में गिरवी रखता है। ये तो सबको पता है, हमने लिखवाया भी है, किसके, झुंगरी सिंह के हाथ में जो है वो गिरवी रखता है, जो झुनिया को शरण देने पर पंचायत दंड देता है। तो उस दंड को चुकाने के लिए जो होरी है, जो गोदान का नायक है, वो अपने घर को मात्र 80 रुपये में गिरवी रखता है, वो झुंगरी सिंह के यहाँ। किसके यहाँ, झुंगरी सिंह के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो फिर मेरी तिब्बत यात्रा का है। अब देखो यहां से फिर क्रम पूछा है। मैंने बताया था कि अधिकतर जो है क्रम यहां से पूछ लिया जाता है। तो हमें इन क्रम पर भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर क्रम आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो गलती की संभावना प्रायः बनी रहती है। तो पहला क्या है, भारत के नालंदा नाम पर जहां लंका में एक नालंदा, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। बिल्कुल सही है, ये सही होगा। दूसरा कहता है कि तिब्बत में गदह वाले 9-10 बजाकर चलते हैं, वहां खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। हम्म। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के 21वें भाग में छपी थी। बिल्कुल छपी थी, सी होगा, ए के बाद सी। इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडपोन कहते हैं और इसलिए नहीं, जोडू नहीं कहा जाता। भोटिया लोग चोंगा के दामन से खाने पीने की चीजें छू जाने से परहेज करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि छूने नहीं देता था। जब राहुल संकेत्यायन तिब्बत गए थे तो खाने पीने की चीजों से परहेज करता था वो। तो ये सिंपल सा है, इस पर चर्चा किए थे। आंसर ए सी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी ई हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मिलाने का क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था मिलाने वाला, जो क्वेश्चन पूछा गया था मिलाने वाला। अब देखिए क्वेश्चन था, राय साहब का कारकुन कौन था। नोखेराम था, सबको पता है, पंडित नोखेराम। एक का तीसरा होगा, सबसे बड़ा महाजन जो था झुगरी सिंह था। इसी झुगरी सिंह ने जो है गोदान का ये लाइन है कि झुगरी सिंह ने जो है ले लिया था, 80 रुपया में ही उनका घर गिरवी रख लिया था। ठीक है। बीमा कंपनी का दलाली कौन करता था, श्याम बिहारी तनखा। बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर कौन था, तो मिस्टर खन्ना। तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और लेते हैं धीरे धीरे। 10वां क्वेश्चन। अब देखो ध्रुव स्वामिनी, अभी ही हमने पढ़ा, ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में सजाओ। अभी कल ही हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ाया है और मैंने बहुत सारी चीजें बताया है कि पहले कौन आएगा। एक स्वाभाविक सी बात है कि दोस्तों जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, कथानक भी याद रखोगे तभी सवाल बन जाएगा कि गुप्त वंश से संबंधित है। समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त और जो है चंद्रगुप्त होता है। तो रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी से विवाह हो जाता है, राजा बन जाता है।
लेकिन रामगुप्त एक भोगी बिलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। और चंद्रगुप्त उसी समय शकों का आक्रमण होता है और शक जो है कि रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को मांग लेती है। तो इसका विरोध चंद्रगुप्त करता है और नारी के वेश में जाता है और शक को मार देता है। तो ये संक्षेप जो है इसके कथानक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अब पता है पहला कहता है कि लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। पहला होगा, पहला तो होगा ही होगा, तो यहां पर पहले, यहां पहला एक नंबर पे ही होगा, दोनों में है। दूसरा कहता है चंदे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो, यहां से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ होगा। चंद्रे, चंद्रे मतलब चंद्रगुप्त, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेती सी अपनी गति बंद करो। अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। तो देखो एक के बाद जो है पहले ई आएगा, तब ऊपर वाली कहानी शुरू होती है। तो एक के बाद ई आएगा, मतलब यही आंसर होगा। फिर कहानी शुरू होती है, एक के बाद जो है आपको बी आ जाएगा, बी के बाद डी आएगा और अंतिम में सी आएगा। फिर जीवन मरण साथ होगा। तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ होगा। तो ये लास्ट में स्टेटमेंट आता है कि तुम्हारा और मेरा जीवन मरण क्या होगा? साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो गेग्रीन कहानी है, बड़ा मजेदार है गेग्रीन कहानी, जिसे हम रोज कहते हैं। इस कहानी में जो है बड़ा मजेदार बातें हैं गेग्रीन कहानी में। कहता है मालती को अपने परिवार और गृहस्थी से सुख का अनुभव होता था। बिल्कुल गलत है, कभी सुख का अनुभव हुआ ही नहीं। तो फिर ए वाला ऑप्शन और डी वाला खत्म हो जाएगा। मालती के पति सरकारी डॉक्टर थे, बिल्कुल सही है। तो मतलब इसी दोनों में से कोई होगा। सरकारी अस्पताल और डॉक्टर के प्रति उसके मन में अच्छी भावना थी। यहाँ कहता है रोज कहानी से संबंध है। सरकारी डॉक्टर और उनके मन में जो अच्छी भावना थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो जाता था तो एकदम मरे से उदास से आता था। तो कोई अच्छी भावना हो ही नहीं सकती है। मालती ने पिता के द्वारा लाए गए किताब को फाड़ कर फेंक दी थी, बिल्कुल सही है, शुरू में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या दो सही निकल गया, बी और डी। देखते हैं बी डी किस में है, इसी में है। तो आंसर हमारा ई होगा। मालती की शिशि को चोट लगती रहती थी, रोज ही वह गिर पड़ता था, बिल्कुल सही है, विशेष कोई ध्यान नहीं देता था, एज इट इज था। तो कहानी के मर्म को अगर आप समझे रहोगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब कहता है रुपये को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। यह किस पात्र का है? बलदेव का है, फेमस है। महिला आंचल उपन्यास से है। तो जब आप कथानक पढ़ोगे, उपन्यास को पढ़ोगे, तो आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। कहता है रुपये को बजाकर देखा जाता है और आदमी को जो है को एक ही बोली में पहचाना जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है? बलदेव का है। किसका है? बलदेव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था आप सबको कि एक क्वेश्चन आर्टिकल से पूछता ही पूछता है हर बार, और हर बार मैं आपको आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक की बातें बताता हूं। जब हम भाषा पढ़ते हैं तो यहां से जरूर एक सवाल हर साल पूछा जाता है, और इस साल भी पूछा गया है। तो अब कहता है आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, बिल्कुल सही है, 100% सही है। दूसरा कहता है 17 जून 57 को राष्ट्रपति राजभाषा नहीं, उससे पहले ही गठित कर दिया था राजभाषा आयोग, होगा ही नहीं। अनुच्छेद 350 में उच्च न्यायालय आदि की भाषा नहीं, पहले है। आर्टिकल 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्षों के बाद राजभाषा, बिल्कुल सही है। तो ए के बाद डी हो जाएगा, ए के बाद डी इसमें है। तो प्रथम राजभाषा 45वीं व्यवस्था है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा एक या एक से अधिक परिदेशीय भाषाओं को हिंदी परियोजना के लिए स्वीकार करेगा, बिल्कुल सही है।
तो आप आर्टिकल, हो सकता है कि अभी आपसे ये सवाल ना बने, लेकिन आपको आर्टिकल 343 से 351 तक टिप्स पर होना चाहिए, और मैंने याद भी करवाया था, और याद रखिएगा, तभी सवाल आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो, एक सिंपल सा सवाल था, चीफ की दावत, कहानी के आधार पर शामनाथ के बारे में सटीक क्या है? चीफ की दावत बड़ा मतलब कि फेमस है। शामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी, बिल्कुल। भीष्म शाहनी की कहानी है, बिल्कुल गलत है, कोई आस्था नहीं थी। आस्था नहीं थी तभी तो माँ पर बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देता था। शामनाथ ने माँ को सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनने को कहा, बिल्कुल सही है, भी बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। कहता है कि शामनाथ अपने चिप को नापसंद करते थे, बिल्कुल गलत है, पसंद करते थे वो, तभी तो उसे बुलाए थे, अपनी तरक्की चाहते थे। तो सी भी नहीं होगा, तो जिसमें जो है ए और सी है काट दो, ये भी नहीं होगा, ए वाले भी नहीं होगा, है ना। तो डी। अब कहता है शामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे, बिल्कुल सही है, जो है बी, बी के बाद डी हो जाएगा। सामनाथ को दुनिया के काहे की चिंता होती थी, बिल्कुल दुनिया की कुछ भी चिंता नहीं थी उन्हें, शामनाथ को कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी तरक्की की चिंता थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे। कहता है कि कला के जिस क्षण से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करता है, कला के किस क्षण से फैंटेसी, आपने फैंटेसी पढ़ा हुआ, और फैंटेसी जो कल्पना सिद्धांत है उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप किस क्षण में धारण करती है, तो कला के तीसरे क्षण में। किस क्षण में? कला के तीसरे क्षण में। तो दोस्तों, इस तरह से हम संपूर्ण साहित्य का एनालिसिस करेंगे। आज हमने लगभग 15 क्वेश्चन को लिया है, इसी तरह और भी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप भी रिजल्ट की सुनिश्चितता चाहते हो तो फ्री क्लास लेकर देख सकते हो। जय हिंद।